हाँ, लास्ट क्लास में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया था, राइट टू इक्वालिटी, आ गया था आप लोगों को? राइट टू इक्वालिटी। यस सर, आ गया। यस सर। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम। एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक बात करता है, और इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 6 तरह की फ्रीडम मिली हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom of assemble peacefully and without harms, form association and unions, move freely throughout the territory of India, reside and settle in any part of territory of India, practice any profession and carry out any occupation, trade in business। ये हमें फ्रीडम मिली हुई है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, मैंने बात की थी, क्या ये फ्रीडम हमें पूरी तरह से मिली हुई है या इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है? सर रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शंस है। तो हमारे आर्टिकल के अंदर ये जो आर्टिकल 19 है, ये इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूरी तरह से नहीं मिली हुई है, लेकिन हमें सब्जेक्ट टू लॉ के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन भी जो गवर्नमेंट ने लगाई हुई है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब वन बाय वन इन जो भी हमने डिस्कशन किया फ्रीडम ऑफ, तो इसका एक एक करके सारा जो भी फ्रीडम थी, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम, हर एक चीज को हम डिस्कशन करते हैं क्या है, किस तरह से है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है? फ्रीली आप क्या कर सकते हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है एज पर आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए मीन द राइट टू एक्सप्रेस वन इज कन्विक्शन एंड ओपिनियन। फ्रीडम का मतलब होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है राइट टू एक्सप्रेस वन इज कन्विक्शन एंड ओपिनियंस। ओपिनियन फ्रीली बोलकर, लिखकर, प्रिंट करवा के, पिक्चर के थ्रू, किसी भी मोड से, वर्बली, नॉन वर्बली, आप कैसे भी किसी भी वे में अपने जो ओपिनियन है, अपनी जो कन्विक्शंस है, वो एक्सप्रेस कर सकते हो। अब क्या आता है? फ्रीडम इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन पब्लिकेशन इज अ वॉलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन पब्लिकेशन। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है या इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप है कि भाई यार पब्लिक, जैसे मूवी आती है, कोई भी मूवी आई, वो पहले कहाँ जाती है? सेंसर बोर्ड के पास जाती है ना? जी सर। हाँ। कोई भी, अगर आप क्या करते हो पब्लिश होने से पहले, कि जैसे अब प्रेस है, वो तो चलो मूवी की बात होगी, वो अलग बात है, मैं प्रेस की बात करता हूँ। न्यूज वाले कोई भी न्यूज बिना किसी डर के, बिना किसी उसके दिखा सकते हैं ना। लेकिन अगर न्यूज में ही ये हो जाए कि भाई ये नहीं दिखाना, इसको काटो, ये दिखाना है, अगर ऐसा आप प्री सेंसरशिप लगा दो कि भाई पब्लिश करने से पहले किसी न्यूज के ऊपर सेंसरशिप लगा दो कि एडिटिंग करके आप दिखा रहे हो, तो वो एक क्या हो जाता है, वो वोलेशन हो जाती है फंडामेंटल राइट की। वो वोलेशन हो जाती है फंडामेंटल राइट की। न्यूज क्या है? न्यूज के अंदर आपको ये बोला गया है, प्रेस के अंदर आपको ये बोला गया है, जो भी हुआ है, जैसी भी घटना हुई है, एग्जैक्ट दिखाओ, तोड़ के मरोड़ के ऐसे करके। वैसे तो आज के टाइम पे न्यूज भी कमर्शियल हो गई है, न्यूज वाले भी तोड़ मरोड़ के चीजें दिखाते हैं, लेकिन फैक्चुअल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई अगर न्यूज पहले आप पब्लिश करोगे तो पहले उसकी हमें
सेंसरशिप करवाओ, पहले उसकी चेकिंग होगी कि वो न्यूज़ सही है या नहीं है। अगर इस तरह से गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लगा दी है तो वो क्या होगा, वो वॉयलेशन होगी, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की वॉयलेशन होगी। समझ आ गई मेरी बात? Yes, sir. हाँ। राइट टू नो, राइट टू नो, receive and impaired information and has been recognized within the right to freedom of speech and expression। ये कहना चाह रहा है कि भाई आपके पास जानने का, राइट टू नो, आपके पास जानने का, रिसीव करने का किसी भी इंफॉर्मेशन का राइट है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर सकते हो, जान सकते हो। इसको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का पार्ट बोला गया है। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ। आपको शोर तो नहीं Yes, आ sir. रहा? नहीं सर, नहीं। ठीक है। The court has the court had held that freedom of speech and expression under Article 19 clause 1 subclause A include right to remain silent। ये कहना चाह रहा है कि भाई आप क्या कहते हो, आपने क्या किया है, आप बोलना नहीं चाहते, आप चुप रहना चाहते हो, कोई आपसे फोर्सफुली बुलवा नहीं सकता। ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, चुप रहना भी आपका फंडामेंटल राइट है, कुछ ना कहना भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये कहना चाह रहा है कि फंडामेंटल राइट जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, आप किसी भी तरीके से बोलकर, लिखकर, प्रिंट करके, पिक्चर के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस को, अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हो। आप अगर कोई ऐसा हो रहा है, आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, आपके पास कोई न्यूज़ है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको आप शेयर करना चाहते हो, लेकिन आपको कोई फोर्स कर रहा है शेयर करने से पहले उसकी सेंसरशिप के लिए कि हमें बताओ ये ठीक है या नहीं है, पहले इसकी, उसको ऐसे करने से, तो वो क्या है, वोलेशन होती है फंडामेंटल राइट की। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का, इंफॉर्मेशन को जानने का राइट भी है, तो ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। दिस इज द फंडामेंटल राइट। लेकिन लेकिन इस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे भी रिस्ट्रिक्शन है। आप कोई भी ऐसी न्यूज़, आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, आप कोई भी ऐसी चीज शेयर नहीं कर सकते जो कि क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। सुवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, जिससे क्या होता है, हमारी इंडिया की सुवरेनिटी और इंटीग्रिटी को क्या पड़ता है, नुकसान होता है। जो कोई भी ऐसी स्पीच आप नहीं दे सकते, कोई भी ऐसा ओपिनियन नहीं दे सकते जो हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ है, जो हमारे देश की सिक्योरिटी को नुकसान कर रही है, जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था खराब हो रही है। आप कोई भी ऐसी स्पीच या कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे आप कोर्ट की कॉन्टैक्ट कर रहे हो, कोर्ट की तौहीन कर रहे हो, या फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। आप कोई भी स्पीच या एक्सप्रेशन ऐसे नहीं कह सकते जिसकी वजह से आप कोई ऑफेंस कर रहे हो, कोई क्राइम कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके फंडामेंटल राइट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। अगर आप अपने बोलने का, आप अपने फंडामेंटल का यूज इन चीजों के लिए कर रहे हो तो आपके फंडामेंटल राइट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। दिस इज परमिसिबल रिस्ट्रिक्शन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने भी परमिट किया है कि भाई हाँ, दिस इज परमिसिबल। क्लियर है? Yes, sir. हाँ। Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस द व्यू दैट कॉरपोरेशन इज नॉट अ सिटीजन। जो कंपनी है, कंपनी सिटीजन नहीं है, ये आर्टिकल ने भी बोला है। क्या कंपनी एक सिटीजन है? Yes, sir. नहीं, कंपनी एक सिटीजन नहीं No, sir. है। द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस द व्यू दैट द कॉरपोरेशन इज नॉट अ सिटीजन विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 19 and therefore cannot invoke to this article, but if state action impair the right of shareholder as well as the company, the court will not deny itself jurisdiction to the grant relief। ये कहना चाह रहा है कि वैसे तो हमने कंपनी लॉ में भी पढ़ा था, कंपनी इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कंपनी कैन नॉट हैव फंडामेंटल
राइट, बट बट कंपनी थ्रू इट इज शेयर होल्डर कैन enjoy the फंडामेंटल राइट। क्लियर है? समझ आ गए? जी वैसे सर। कंपनी क्लियर। जो है सिटीजन नहीं है, कंपनी के पास फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर के थ्रू फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर सकती है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई? कोई जी सर, डाउट? क्योंकि सर फंडामेंटल राइट नेचुरल पर्सन को मिलेगा, आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं मिलेगा। हम्म, यस, जो फंडामेंटल राइट है सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए है। क्लियर है? यस सर। नाउ फ्रीडम ऑफ यस असेंबली। सर। फ्रीडम ऑफ असेंबली, भाई हर एक सिटीजन के पास राइट है पीसफुली वो कहीं भी असेंबल हो सकते हैं विदाउट एनी हार्म्स, बिना हथियार के। आर्टिकल 19 जो है क्लोज 1 सब क्लोज बी कहता है कि भाई हर एक सिटीजन के पास राइट है वो कहीं पे भी असेंबल हो सकता है, लेकिन हम इस राइट के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है भाई? अगर आप इकट्ठा हो रहे हो लेकिन उसकी वजह से हमारे कंट्री की, हमारे इंडिया की सुवरेनिटी और इंटेग्रिटी को हार्म हो रहा है, पब्लिक कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर जो है उसको नुकसान हो रहा है, तो आपकी रिस्ट्रिक्शन इस पे भी क्या लग सकती है? फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। क्लियर है? यस सर। हाँ। राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। Right to form association for union is guaranteed so that people are free to have the member entertaining similar view. एसोसिएशन किस तरह से होते हैं? कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर लेबर काम करती है तो लेबर की यूनियन होती है ना? यस सर। लेबर की यूनियन होती है, एम्प्लॉय का यूनियंस होती हैं, बट काफी सारे जहाँ पे काफी सारे लोग हों उनकी यूनियंस होती हैं अलग अलग जगह पे। तो आर्टिकल ने ये हमें फंडामेंटल राइट दिया है कि यू कैन फॉर्म एन यूनियन, बट आप ऐसी यूनियन बना रहे हो, आपने बना ली खालिस्तानी, क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या नहीं है? सर है खिलाफ। है ना? आप खालिस्तानी बना रहे हो, आप तालिबानी बना रहे हो, आपने कोई तालिबानी जैसा वो बना लिया एसोसिएशन, आप खालिस्तानी बना रहे हो, आप कोई एसोसिएशन बना रहे हो लेकिन उसका नाम आपने पाकिस्तान एसोसिएशन के नाम से रख दिया, पता नहीं कुछ ऐसा कर दिया जिसे टेररिज्म, जिसे लगता है कि ये टेररिज्म से इसका कोई लिंक है। आपने अब कोई एसोसिएशन बना लिया, उसका नाम आपने ISI रख दिया, तो ये ऐसे है जिससे लगता है कि ऐसे एसोसिएशन हमारे कंट्री की सुवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो सकते हैं, हमारी पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट होते हैं, मोरालिटी के अगेंस्ट हो सकते हैं, तो ऐसे आप एसोसिएशन नहीं बना सकते। कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको मना करता है भाई, इसमें आपकी फिर फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ आ गए? यस सर, क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं है, इसको काट दिया, यहाँ से पढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वही कहना चाह रहा है कि हमारे इंडियन सिटीजन के पास पूरा राइट है, इंडिया में वो कहीं पे भी जा सकता है, इंडिया में कहीं पे भी मूव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? रिस्ट्रिक्शन लगाई है, रिस्ट्रिक्शन लगाई। भाई लोग चले गए, कहाँ चले गए लोग? नागालैंड साइड या फिर छत्तीसगढ़ साइड, जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, ट्राइबल्स आदिवासी रहते हैं, और वहां जाके आप उनको क्या कर रहे हो? नुकसान पहुंचा रहे हो, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, उनको वहां से निकाल रहे हो।
तो भाई आपके फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया जाएगा? आप जंगलों को काटना आपने शुरू कर दिया घर बनाने के लिए। ट्राइबल्स कहाँ रहेंगे? रहते हैं ना आदिवासी लोग भी। जी सर। हाँ, आपके मूवमेंट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है, आपके मूवमेंट की वजह से अगर ट्राइबल्स एरिया को नुकसान हो रहा है, आपके मूवमेंट की वजह से जनरल पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो आपके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? सेम यही है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट। आप कहीं भी रह सकते हो। आपने क्या किया? कोई एक बहुत अमीर आदमी था, उसने क्या किया? वो कह रहा है कि मैं तो ये पूरा जंगल परचेज कर लूंगा और उसको परचेज करके यहाँ पे अपना कोई बड़ा कोई टाउन बनाऊंगा, कुछ बनाऊंगा। लेकिन उस जंगल के अंदर पेड़ पक्षी, एनिमल्स, ट्राइबल्स, ट्राइबल एरिया के लोग रह रहे थे। अब वो कहाँ जाएंगे? अगर आपके किसी इस डिसीजन की वजह, आप कह रहे हो कि मेरा तो फंडामेंटल राइट है, मैं कहीं पे भी रह सकता हूँ। अब कहीं पे भी रहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी के घर में भी कब्जा कर लोगे। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि भाई आपको फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट दे दिया कि भाई आप कहीं भी रह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दिया। अब मंशा को आया कि मेरे को पास फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट है, वो ये तो नहीं कह सकती गौरी के घर जाके चलो मैं यहाँ रहूंगी अब परमानेंट, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर आपके इस फ्रीडम की वजह से किसी जनरल पब्लिक को या किसी के इंटरेस्ट को हानि पहुंच रही है, किसी शेड्यूल ट्राइब का इंटरेस्ट को हानि पहुंच रही है, तो आपके फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट पे भी क्या लगाया जा सकता है? रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। रिस्ट्रिक्शन। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। नाउ फ्रीडम टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। आप कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जिसकी वजह से जनरल पब्लिक को नुकसान हो रहा है। आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन या वो नहीं कर सकते जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक, पब्लिक को हार्म हो रहा है। हाँ, पब्लिक को हार्म हो रहा है। लेकिन एक को आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं कर सकते जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। भाई फ्रीडम ने आपको बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फ्रीडम दे दी, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो कैरी, आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो। लेकिन आपके पास एमबीबीएस की एमडी की डिग्री नहीं थी, लेकिन आप डॉक्टर बन के बैठ गए, क्या आप कर सकते हो? नो सर। आपके पास सीएस की डिग्री नहीं थी, आप सीएस का काम करने लग गए, सीएस बन के बैठ गए किसी कंपनी में, आप मेंबर ही नहीं हो। आप सीए की डिग्री आपके पास नहीं थी, आप सीए बन के बैठ गए, आप मेंबर ही नहीं हो। तो भाई आप के फंडामेंटल राइट पे यहाँ पे भी क्या है, जहाँ पे ये बोला गया है कि पब्लिक का इंटरेस्ट जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, और जहाँ पे किसी एक प्रोफेशन को, किसी एक बिजनेस को करने के लिए एक एजुकेशन की जरूरत है, एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो पहले आपको वो करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। आगे बढ़। क्लियर जी है? सर। नाउ आगे आता है हमारे पास प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्शन देता है इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। क्या हुआ? आर्टिकल 20 गारंटी देता है हर एक पर्सन को, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो नॉन सिटीजन है, उसके पास 3 राइट है। आर्टिकल 20 जो है गारंटी देता है कि भाई चाहे कोई भी हो, चाहे सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, उसके पास 3 राइट है। 3 राइट्स। कौन कौन से राइट है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट
एक्स पोस्ट फैक्टो लो, ये क्या होता है बात करते हैं। ये कहना चाह रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो लो आर लो विच पुनिश what had been lawful when done। if ये कहना चाह रहा है एक्स, बड़े ध्यान से सुनना है इसको, एक्स पोस्ट फैक्टो लो, इसका मतलब है विच पुनिश, जो पुनिश करता है, विच जो पुनिश करता था, what had been lawful when done, when done। If a particular act was not an offense according to the law of land at the time when the person did that act, then he cannot be convicted under a law which with which retrospective declare that act has an offense। ये कहना चाह रहा है क्या हुआ, आप आज से 5 साल पहले, मान लो एग्जांपल देता हूँ आपको, आज से 5 ईयर पहले आपके सिटी के अंदर, मैं बोलता हूँ गैम्बलिंग करना, गैम्बलिंग करना या स्मगलिंग करना लीगल था, मान लो आज से 5 साल पहले आपके एरिया में आपने उस टाइम पे स्मगलिंग की, आप करते थे, गैम्बलिंग करते थे, स्मगलिंग करते थे आपके एरिया में उस टाइम पे 5 साल पहले, क्या था, लीगल था। लेकिन आज उसको क्या कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव बोल दिया कि इसको हम ऑफेंस बोलेंगे, लेकिन आज बोल दिया कि ये ऑफेंस होगा। तो आपको अगर ये बोल दिया कि भाई आज ये एक ऑफेंस है, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि भाई 5 साल पहले आपने गैम्बलिंग की थी, स्मगलिंग की थी और आज आपके ऊपर सजा होगी, आप पुनिशमेंट लगेगी आपके ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आर्टिकल 20 आपको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। समझ गए हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर, आ गया समझ में। आपने कोई भी काम जो किया, पहले लीगल था और अगर वो हाँ, अब लीगल इलीगल हो गया पास्ट है में, तो आपकी उसकी पास्ट पेनल्टी में होगी। आपने कोई काम किया, वो लीगल था, उस टाइम पे क्या था, लीगल था, लेकिन आज वो काम करना क्राइम माना जाता है, जिसका एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो गया। और अगर आज आपको ये बोल दिया जाए आपने भाई 5 साल पहले वो काम किया था जो कि लीगल आज के टाइम पे क्राइम है, तो आप पे सजा होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। समझ आ गई मेरी बात, आपको आर्टिकल जी 20 सर। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है। गौरी, अंडरस्टूडिंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम यस ट्राइंग टू टेल यू, अंडरस्टूड। यस हाँ, यस सर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोप्रेडी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, डबल जियोपार्डी का मतलब होता है, मान लो आपने चोरी की, चोरी की, चोरी करने के बाद आप पकड़े गए और कोर्ट ने आपको
पुनिश किया, एक बार कोर्ट ने आपको पुनिश कर दिया, सेम ऑफेंस के लिए, सेम चीज के लिए कोर्ट आपको दोबारा पुनिश नहीं करेगी। समझ रहे हो मेरी बात? आपने चोरी की, कोर्ट ने आपको पुनिश भी दे दी, कोर्ट दोबारा से ये नहीं कह सकते कि भाई आपने चोरी की थी, दोबारा से आपको पुनिश किया जाएगा। एक एक क्राइम के लिए एक पुनिशमेंट मिलती है, ये नहीं है कि बार बार आपको पुनिश किया जाए। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या देता है, डबल जुपार्डी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, डबल जुपार्डी Yes, मीन्स sir. पुनिशमेंट फॉर मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। डबल जुपार्डी का मतलब होता है कि भाई एक ऑफेंस के लिए आपको एक से ज्यादा बार पुनिश किया जाता है। नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पुनिश फॉर द सेम ऑफेंस more than once. It is however be noted that the conjunction and is used between the word prosecuted and punish, and therefore if a person has been left off after prosecution without being punished, he can be prosecuted again. समझ आ गए कि भाई किसी भी पर्सन पर अगर किसी एक क्राइम के रिगार्डिंग बार बार मुकदमा नहीं चल सकता, बार बार उसको पुनिश नहीं किया जा सकता, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है। क्लियर है? Yes, sir. नाउ Yes, sir. प्रोटेक्शन Clear. अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन। पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इन अदर वर्ड, an accused cannot be compelled to state anything which is goes against him। भाई मान लो किसी को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने क्या कर लिया, किसी को अरेस्ट कर लिया, उसको बोला इसने चोरी किया है, चोरी किया है, लेकिन पुलिस कोर्ट में आपको कंपेल नहीं कर सकती, आपको जबरदस्ती नहीं कर सकती आपके साथ, बता तूने चोरी किया, बता तूने चोरी किया, बोल तूने चोरी किया, मारने, मतलब कोर्ट में आपको कंपेल नहीं किया जा सकता। आप ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे, आपको भाई दूसरे को प्रूव करने दो, दूसरे ने जो आपके अगेंस्ट वो किया है ना, आरोप लगाया है कि भाई इसने चोरी की है, तो उसको प्रूव भी करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है। जब तक आपको एविडेंस, कोर्ट के अंदर चलते हैं एविडेंस, लेकिन कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता कि भाई हाँ बोल 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 बोल। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर है? तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्शन देता है। दूसरे को बोलता है कि प्रूव करके दिखाओ, तभी तो कहते हैं ना प्रूव करके दिखाओ, क्योंकि पता है कोर्ट के अंदर सब कुछ एविडेंस के बेस पे होता है। क्लियर है? तो ये जी सर। आर्टिकल 20 के अंदर आपको प्रोटेक्शन मिलती है। एनी डाउट? नो सर। ओके, गौरी? No, sir. नाउ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड पर्सनल लिबर्टी। भाई सबके पास अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने का, अपनी पर्सनल लिबर्टी को एंजॉय करने का राइट है। क्लियर है? किसी से भी उसकी लाइफ को छीना नहीं जाएगा, किसी से भी उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीना नहीं जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। आपने कोई क्राइम किया है, आपने कहीं वो आपने कोई क्राइम कर दिया, आपने किसी का मर्डर कर दिया है, आपने कोई ऐसे सीरियस ऑफेंस कर दिया है, वो अलग बात है कि भाई जहाँ पे आप क्रिमिनल हो, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल गई, आपको कहीं ज़्यादा 14-15 साल की सजा मिल गई, वो अलग बात है, आपको डेथ पेनल्टी मिल गई, वो अलग बात है। जहाँ पे आप क्रिमिनल हो वो तो अलग बात है, बट उसको छोड़ के नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, आपने ना कोई क्राइम किया ना कुछ किया, आपसे आपकी लाइफ को छीना नहीं जाएगा, आपकी एक पर्सनल लिबर्टी है। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात?
जी सर क्लियर है। Article 21 confer on every person the fundamental right to life and personal liberty. That is say, no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedures established by law. अब पर्सनल लिबर्टी क्या होता है? द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इज इंक्लूसिव कंसेप्ट. इट इंक्लूड various right to information, right to bail, right to get free legal aid, right to have clean environment. सबके पास एक पर्सनल लिबर्टी है. कोई इंफॉर्मेशन लेने का, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने का, लीगल हेल्प लेने का, बेल लेने का, सबके पास अलग राइट है. किसी भी तरह से सबकी अपनी एक पर्सनल लिबर्टी होती है जिसको हर कोई पसंद करता है और हर कोई अपनी लाइफ को अच्छे से जीना पसंद करता है. आपसे कोई ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. यू हैव टोटली फ्रीडम. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. क्लियर है? Yes, sir. हाँ. प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ. अब प्रोसीजर जो है, गवर्नमेंट ने सिविल कोड, क्रिमिनल कोड, दो कोड बना रखे हैं जिसकी उससे पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि अगर आप इस तरह से करते हो तो आपकी जो लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लिबर्टी है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं. राइट टू एजुकेशन. आर्टिकल 21 ए कहता है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एज 6 से लेके 14, 6 से लेके 14, 6 to 14 ईयर्स का जितना भी चिल्ड्रंस है सबको गवर्नमेंट क्या करेगी? फ्री एजुकेशन देगी. वो अलग बात है, आज के टाइम पे सब प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल्स, लेकिन गवर्नमेंट जो है 6 to 14 ईयर्स एज के बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है. वो उनका फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया हुआ है. क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट. आर्बिट्री का मतलब होता है जबरदस्ती, फोर्सफुली. प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्सफुली अरेस्ट एंड डिटेंशन. क्या पुलिस, आपने कुछ नहीं किया, पुलिस आपको जबरदस्ती अरेस्ट कर सकती है या जेल में रख सकती है? No, sir. यस. तो आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल का जो 22 है वो आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है. किससे? आर्बिट्री अरेस्ट से या डिटेंशन से. A person who is arrested cannot be detained in custody unless he has been informed has on what ground he has arrested. पुलिस आई, किसी पर्सन को अरेस्ट किया और ले गई, कस्टडी में डाल दिया, लेकिन उसको कस्टडी में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि पुलिस उसको बता ना दे किस रीजन की वजह से उसको अरेस्ट किया गया है. दूसरा, such person shall have the right to consult and to be defended by legal practitioner. और उस पर्सन के पास, किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट कर लिया गया है, उसके पास राइट है, वो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर की, एडवोकेट की, वकील की क्या ले सकता है? हेल्प ले सकता है. अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time of journey, and such a person shall not be detained in custody beyond 24 hours without the authority of magistrate. किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है, कस्टडी में डाला गया है, उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है उसके सामने क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट करना पड़ेगा. किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रखा जाएगा अगर आपने उसको क्या नहीं किया? मैजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट नहीं किया. समझ आ गई मेरी बात? ये आर्टिकल आपको प्रोटेक्शन देता है. Yes, sir. यस सर ठीक है. उसके बाद आता है हाउएवर आर्टिकल 22 डज नॉट अप्लाई. आर्टिकल 22 किस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता? अलाइन एनमी. पाकिस्तान का कोई पर्सन था, पाकिस्तान का कोई पर्सन था एनमी कंट्री से, जिसको पूरा डाउट था कि ये टेररिस्ट हो सकता है, तो आप उसको रख सकते हो, उसको पकड़ सकते हो. कोई पर्सन था सीरियल किलर, कोई सीरियल किलर है जिसको रोकने के लिए आप पकड़ सकते हो. समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? अब जी सर. प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है?
प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल, मतलब उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किए बिना ही उसको क्या करना, डिटेन करके रखना, उसको पकड़ के रखना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव इज नॉट टू पनिश पर्सन फॉर हैविंग डन समथिंग बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग। मतलब कोई पर्सन था जो कि क्या था, सीरियल किलर था, वो लोगों को मारे जा रहा था, अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो उसको 24 घंटे से भी ज्यादा पुलिस पकड़ के रख सकती है कि ये दोबारा से क्राइम ना करे। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात? Yes, sir. जी सर। हाँ। अब सेफगार्ड क्या है अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन? चलो ठीक है, किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए पकड़ लिया, मान लो उसको भी। अब क्या है, आर्टिकल 22 कंटेन फॉलोइंग सेफगार्ड अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। किसी पर्सन को अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये बोल के कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, लेकिन उस पर्सन को भी सेफगार्ड दिया जाता है। हो सकता है वो पर्सन ना हो सकता है ना, आप जिसको सीरियल किलर समझ रहे हो वो सीरियल किलर ना हो, वो कोई बेकसूर आदमी हो, वो वैसे ही पकड़ा गया हो, लेकिन उसको भी सेफगार्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। क्या दिया है? सच अ पर्सन कैन नॉट बी डिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ। उस पर्सन को भी 3 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए नहीं रखा जाएगा अनलेस एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड of a person who are or have been or are qualified to be the High Court judge has reported before the expiration of the said period of 3 months and there is in opinion of sufficient cause for such detention। भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक पर्सन को कितने पीरियड के लिए रखा जाएगा? मैक्सिमम 3 मंथ। 3 मंथ्स के लिए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक एडवाइजरी बोर्ड है, उसके बाद क्या होगा, एक एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें कौन होंगे, हाई कोर्ट के कुछ क्वालिफाइड जज होंगे, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करके वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि भाई इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना जेन्युइन था या नहीं था उस बारे में, और इसको आगे भी रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। तो उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड उस पर क्या देगा, रिपोर्ट देगा। क्लियर, समझ आ गई मेरी बात? यस Yes, sir. हाँ। Authority ordering the detention of a person under the preventive detention law shall communicate to him as soon as may be the ground on which the order for detention has been made and afford him the earliest opportunity of making representation against the order। मान लो अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया कि भाई आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा जाएगा, यू हैव टू बी अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो जैसे ही जिस भी पर्सन के खिलाफ ऑर्डर पास हुआ, जिस भी पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ, साथ के साथ अथॉरिटी उस पर्सन को इन्फॉर्म करेगी कि किस रीजन की वजह से आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, और उसको अपॉर्चुनिटी भी देगी कि भाई आप कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट? No, sir. नो सर। एनी डाउट? कैन वी गो अहेड, आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. It may however be noted that while the ground for making the order are to be supplied, the authority making such order is not bound to disclose those facts which is considered to be against the public interest। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं, जो कि लोगों में कई बार होता है ना कि ये चीजें लोगों तक नहीं जानी चाहिए, कई बार ऐसे बोला जाता है ना। अगर आपने मूवी भी देखी हो, कई बार कोई ऐसा सेंसिटिव केस होता है कि भाई लोगों में थोड़ा वो ना हो, ये चीजें लोगों तक नहीं जानी चाहिए, पब्लिक में ये चीज नहीं जानी चाहिए। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो उसको बिना इंफॉर्मेशन सर्कुलेट किए भी डिटेन किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ, तो Sir. यहाँ तक आप करो, इसको पूरा रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। वी विल फिनिश दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट Okay. क्लास। क्लियर है? अभी के लिए इतना ही है, Okay, sir. नेक्स्ट क्लास में वी विल जी फिनिश दिस सर। चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में। कल हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, और अपना